सर पातालपुरी टेम्पल और जो अक्षय वट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये अक्षय वट पेड़ जो है इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ों के पीरियड में भी ये बंद था। इनफैक्ट मुगलों ने बंद करवाया था। अकबर के पीरियड में अक्षय वट के सराउंडिंग में फोर्ट किला बना दिया गया था। बहुत सारे नागा साधु भी आने वाले हैं इस साल, हर साल आते हैं, हर बार आते हैं जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है। तो नागा साधुओं का क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं आप इंडियन कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री में? जब ये धार्मिक स्थलों पे हमला होता है तो ऐसे साधु ही लड़ाई करने उतरते हैं, राइट। इवन मथुरा में भी एक बार ऐसे ही साधुओं ने लड़ाई की थी और मथुरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। 16वीं शताब्दी के दूसरे पार्ट में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है और संवत साल है 1632 और शककाल है 1493, ठीक है। तो इसमें बीरबल लिख रहे हैं कि वो तीर्थराज प्रयाग पे तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम महाकुंभ के कल्चर पे बात करेंगे, महाकुंभ के हिस्ट्री पे बात करेंगे। साथ ही इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। 12 साल बाद आया है ये महाकुंभ का त्यौहार, ये उत्सव, ये स्पिरिचुअल इवेंट, जहां पर इस बार बहुत बड़ा ग्रहों का संयोग बन रहा है। 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, यानी कि सन, मून एंड जुपिटर अलाइन हो रहे हैं। बहुत बड़ा संयोग है जो कि न जाने कितने समय बाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुंभ की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे अकबर बीरबल के समय में, महाभारत काल में और बौद्ध काल में इसके साक्ष्य मिलते हैं, कितना पुराना है हमारा ये महाकुंभ का इतिहास, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। बहुत ही फेमस हिस्टोरियन चंद्रू रमेश जी आज जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जो कि हमें पूरे साक्ष्य के साथ महाकुंभ की हिस्ट्री बताएंगे। साथ ही बताएंगे प्रयागराज में छुपे हुए एक ऐसे मंदिर के बारे में, एक ऐसे वट वृक्ष के बारे में जिसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इतना था कि इसे मुगल काल में बंद कर दिया गया था और अब इतने समय बाद इसको खोला गया है। चंद्रू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। बहुत सारे लोगों को पसंद आया आपका एपिसोड और बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि आपको फिर से बुलाया जाए, क्योंकि आप बेहद सटीक जानकारी देते हैं, हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो आज हम महाकुंभ की हिस्ट्री में बात करेंगे। हम सभी बहुत लकी हैं कि प्रयागराज में फिर से महाकुंभ देखने को मिल रहा है, जल्दी शुरू होने वाला है। महाकुंभ की हिस्ट्री क्या है? राइट, महाकुंभ की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, ये हमारे पुराणों में और महाभारत में एंड हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स में हम देख सकते हैं। कुंभ का अर्थ है जो जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच, तो उस टाइम पे जो अमृत स्पिल हुआ था। जैसे क्या होता है, देवता और असुर दोनों का लड़ाई होता है ऑल दैट। तो ये बिलीफ है कि जब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान विष्णु आते हैं, वो कुंभ को लेके जाते हैं, तो 4 जगहों पे कुंभ के जो अमृत है वो स्पिल होता है, गिरता है। तो एक जगह है प्रयागराज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है। तो प्रयागराज इज़ कंसिडर्ड टू बी कि सबसे इम्पॉर्टेंट तीर्थस्थली मानी जाती है। तो कुंभ का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। मतलब आप देखिए, स्टडी करके देखेंगे तो ये बहुत हज़ारों साल तक पीछे एक्सटेंड होता है। और कई ऐसे लोग हैं वेस्ट में और कुछ कंट्रीज़ में जो बोलते हैं कि नहीं, ये प्रयागराज तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है, मुग़लों के पीरियड में ज़्यादा एक्टिव हो गया। बट एक्चुअली अगर आप इसका इतिहास स्टडी करके देखेंगे, इवन ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड और उसके पहले जो पीरियड था और उसके बाद जो ब्रिटिश पीरियड था, सारे पीरियड में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तीर्थस्थली था हिंदुओं के लिए। और ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, जैनों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट तीर्थस्थली था। तो कुंभ मेला जो है इट इज़ वो 12 साल में एक बार होता है, जैसे हम जानते हैं। तो बहुत ही हिस्टोरिकली एंड कल्चरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, फेस्टिवल है। और अगर आप इसको स्टडी करके देखेंगे फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव, दुनिया में ऐसे कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं है इसके इक्वल में। चाहे आप मक्का ले लीजिए या वेटिकन सिटी में जो भी प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स होते हैं उसको ले लीजिए, कोई भी इसके मैच में नहीं है, इसके इक्वल नहीं है। सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक सम्मेलन, राइट, पूरे विश्व का यही है कुंभ मेला। तो एक तरीके से हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए
हम्म। और इसको समझना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने कहा कि प्रयागराज को बिल्कुल मेन मानते हैं इन चारों जगहों में, तो क्यों मानते हैं? प्रयाग को ही क्यों? उज्जैन को क्यों नहीं? नासिक को क्यों नहीं? प्रयाग ही क्यों है इम्पोर्टेंट? क्या वहाँ पे देखिए, ज़्यादा अमृत गिरा था या क्या? प्रयाग जो है अगर आप फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, और ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी भी वहाँ पे उपस्थित है। तो ये संगम होने के कारण इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और हमारे कल्चर में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो धार्मिक पिलग्रिमेज होती है, हाँ जी। पिलग्रिमेज आप समझ रहे हो, मतलब तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के लिए जब व्यक्ति निकलता है तो उस टाइम पे उसको जाना पड़ता है जहाँ पे नदी किनारे। ज़्यादातर जो भी तीर्थस्थली है, ज़्यादातर जो एंशियंट साइट्स है वो नदी किनारे ही होते हैं। आप सोच के देखिए क्यों? क्योंकि अगर आपको सस्टेन करना है, राइट, तो पानी ज़रूरी है। नदी के किनारे ही सारे एंशियंट सिविलाइजेशंस, एंशियंट स्पॉट्स होते हैं। इसीलिए चाणक्य अपने राइटिंग्स में भी लिखते हैं कि जहाँ पे नदी नहीं है वहाँ पे मत रहो। आप देखिए मिडिल ईस्ट में ऐसे ऐसे कंट्रीज़ हैं, ऐसे ऐसे सिटीज़ हैं जो नदियों से कोसों दूर है, राइट, बट क्या है कि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। इंसानियत के लिए बेस्ट है कि वो नदी के किनारे रहे या पानी का सोर्स पास में अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखिए तीर्थ यात्रा होता था जहाँ पे नदियाँ या पानी का सोर्स हो, तो उस रिवर का एक हिस्टोरिकल, एक रिलीजियस, एक कल्चरल इम्पोर्टेंस हुआ करता था कि हाँ ये नदी जो है प्राचीन है, इसका ये रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। तो उसको एसोसिएट करके लोग वहाँ पे जाते थे। तो ये है तीर्थ यात्रा का हिस्ट्री, और सारे तीर्थों में सबसे इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल जो है वो प्रयागराज को माना जाता है। लोग महाकुंभ को मिस्टिकल बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि हज़ारों हज़ार साल पुराने योगी भी महाकुंभ में आते हैं, ये तो उनकी मान्यता है। कई लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं, अब उनके अनुभव हैं, तो उसको हम पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे हिस्ट्री जानना चाह रही हूँ कि क्यों लोग इसको मिस्टिकल और इतना हज़ारों साल पुराना मानते हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक हिस्टोरियन हैं, आपने कई एविडेंसेस देखे हैं पूरे विश्व में, पूरे भारत में। कुंभ को लेकर क्या एविडेंसेस मिलते हैं? हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे महाकुंभ का इतिहास बहुत प्राचीन है, और ये प्राचीनता सिर्फ अभी का नहीं है, इवन ड्यूरिंग मुगल पीरियड भी था, और पीछे आप खींचते जाइए बुद्धिस्ट पीरियड, जैन पीरियड, ठीक है। इस सारे काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाणों के काल में, सारे कालों में इसका सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक और धार्मिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मुगलों के पीरियड में अकबर ने इसका नाम चेंज किया था अलाहाबाद या इलाहाबाद, बट मुगलों के काल में बीरबल जो है उन्होंने यहाँ पे वो इलाहाबाद आए थे, मतलब प्रयागराज आए थे, उस टाइम पे प्रयागराज उसका नाम था, तो इसीलिए उनके इंस्क्रिप्शन में लिखा है प्रयाग लिखा शहर का नाम लिखा है प्रयाग। मतलब उनके समय तक भी प्रयाग नाम था, उसके बाद फिर अकबर में उसको बदला। यस, तो इवन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड भी उसका नाम प्रयाग ही था, ठीक है। तीर्थराज प्रयाग, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नाम था तीर्थराज प्रयाग। और ये तीर्थराज प्रयाग को अकबर ने कन्वर्ट कर दिया एज इलाहाबाद, ठीक है। ये इतिहास है। तो इसलिए अगर आप ये बीरबल का इंस्क्रिप्शन आप स्टडी करके देखेंगे, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये शहर प्रयाग है, और अपना साल भी मेंशन करते हैं। अच्छा। तो ये है बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन, सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी के दूसरे पार्ट में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। और संवत साल है 1632 और शककाल है 1493, ठीक है। तो इसमें बीरबल लिख रहे हैं कि वो तीर्थराज प्रयाग पे तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो आप देखिए ये, और इस इंस्क्रिप्शन का नाम है बीरबल माघ मेला इंस्क्रिप्शन। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे इवन ड्यूरिंग द मुगल काल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तीर्थ यात्रा स्थल था, इसीलिए अकबर के पीरियड में भी लोग वहाँ पे जाते थे। ऑफ कोर्स वहाँ पे पिलग्रिमेज टैक्स भी दिया जाता था, राइट, पिलग्रिमेज टैक्स ज़रूरी था वहाँ पे जाने के लिए। मुगल काल में कुछ टाइम के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट किया गया था कि अगर आपको वहाँ पे जाना है तो पिलग्रिमेज टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो हटा दिया गया था। तो हिस्ट्री ये है कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तीर्थस्थली थी मुगल काल में भी। तो अगर आप और थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1400 साल पुराने चाइनीज़ यात्री हैं जिनका नाम था युआन च्वांग।
एक बुद्धिस्ट यात्री थे। तो युआन च्वांग भी अपने इस राइटिंग्स में लिखते हैं कि प्रयागराज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि गंगा यमुना नदी के किनारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीर्थस्थली था। इसका डिस्क्रिप्शन उनके राइटिंग्स पे भी हम देख सकते हैं। पर उन्होंने सरस्वती का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सरस्वती नदी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ गंगा जमुना का नाम, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था गंगा और यमुना, उन्होंने उसके बारे में डिस्क्राइब किया। उन्होंने कई सारे डिटेल्स दिए हैं। तो युआन च्वांग अपने राइटिंग्स में लिखते हैं कि यहाँ पे तो लाखों लोग आ रहे हैं और वो सरप्राइज हुए थे कि यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है और कई सारे पेड़ पौधे यहाँ पे हम अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पे नेचुरली बहुत भक्ति भाव से लोग पूरे भारत से आ रहे हैं। तो ये चीज़ वो अपने राइटिंग्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं। युआन च्वांग और भी लिख रहे हैं कि जो पिलग्रिम्स थे वो इस पुण्य तीर्थों में नहा रहे हैं और अपने पापों को धो रहे हैं और ये बिलीफ जो है आज भी कंटिन्यू हो रहा है पूरे भारत में। तो अगर आप युआन च्वांग का जो रेफरेंस है उसके पीछे अगर आप स्टडी करके देखेंगे तो यू विल सी दैट भारत में जो पिलग्रिमेज का कल्चर है बहुत प्राचीन है। ना सिर्फ प्रयागराज, काशी हो या वृंदावन हो या सरस्वती नदी के किनारे, राइट, ऐसे कई सारे साइट्स हैं जहाँ पे लोग तीर्थ यात्रा जाते थे, राइट। ये महाभारत में भी हम देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत यानी भागवत पुराण में हम देख सकते हैं। कई सारे रेफरेंसेस हैं जिससे ये समझ में आता है कि लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। कई सारे राजा, कई सारे बड़े लोग तो अपने जीवन के एंड में तीर्थ के लिए निकलते हैं। तो आपको पता होगा जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो ये ड्यूटीज होते हैं क्षत्रिय के बाद। जब वो वानप्रस्थ और सन्यासी के लेवल पे जाते हैं तो उनको तीर्थ के लिए निकलना पड़ता है। और ये कल्चर हम महाभारत में भी देख सकते हैं। महाभारत में बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं जब युद्ध हो रहा है, भीम और दुर्योधन का जो युद्ध हो रहा है उस टाइम पे वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। सोचते हैं भाई मुझे देखना नहीं है इन दोनों का युद्ध, राइट, क्योंकि वो दोनों साइड में वो अटैच थे, उनका प्रेम दोनों साइड में था। तो ये कल्चर जो है बहुत प्राचीन है, तीर्थ के लिए निकलना। और अगर आप इसको तीर्थ के हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिलता है श्रीमद् भागवतम यानी भागवत पुराण से एक रेफरेंस मिलता है। तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं उसके साथ मैं कनेक्शन कुछ बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जनरली बोला जाता है कि हमारे पुराण वगैरह वो रिसेंट पीरियड के हैं, अभी रिसेंटली लिखे गए थे, 500, 1000, 1500, 2000 साल ऐसे माना जाता है। बट पुराण शब्द जो है उसका रेफरेंस इवन वैदिक कॉर्पस मतलब जो वेद के जो कंबाइंड लिटरेचर्स है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इतिहास पुराण को पंचम वेदा माना जाता है, 5th वेदा। इतिहास यानी महाभारत, रामायण और 18 पुराण, ये पूरा पैकेज को 5th वेदा यानी 5वां वेद भी कहा जाता है। तो ऐसे एक पुराण है, महापुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम यानी भागवत पुराण। अभी भागवत पुराण में 10वां स्कंद जो है भगवान कृष्ण की लाइफ, उनकी लाइफ पूरा डिस्क्राइब करता है। तो उसमें 10वें स्कंद के 34th चैप्टर में श्लोक नंबर 1 और 2 में अगर आप देखेंगे वहाँ पे रेफरेंस आता है कि कृष्ण अपने सहाओं के साथ यानी गोपा और गोपियों के साथ निकलते हैं। नंद महाराज यानी उनके पिता, यशोदा मैया, ये सारे लोग जो है निकलते हैं सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। और सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ यात्रा निकलते हैं तो वहाँ पे वो एक व्यक्ति की पूजा करते हैं जिनका नाम है पशुपति, ठीक है। और पशुपति के साथ साथ अंबिका यानी पार्वती, उनकी पूजा करते हैं। तो ये हिस्टोरिकली देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस कितना अमेजिंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है पशुपति की पूजा वहाँ पे होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, जिसको हम सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता बोलते हैं, वहाँ पे पशुपति की पूजा होती थी। इसके प्रमाण हमें मिले हैं और भागवत पुराण में भी है। भागवत पुराण में है। और अगर आप सरस्वती नदी का विलुप्त होने का डेट स्टडी करेंगे तो वो करीब 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूख गई थी या विलुप्त हो गई थी। उसके पहले, राइट, क्योंकि विलुप्त होने के बाद तो नहीं लिखा होगा, विलुप्त होने के पहले जब सरस्वती नदी बह रही थी उसी टाइम पे तो लिखा हुआ होगा। सो 10.34.1 और 2 में यही लिखा है कि सरस्वती नदी के किनारे पशुपति और उनकी पत्नी अंबिका की पूजा हो रही है, ठीक है। और वहाँ पे कृष्ण नंद महाराज के साथ गोपियों के साथ तीर्थ के लिए निकल रहे हैं। देखिए तीर्थ यात्रा का कल्चर कितना प्राचीन है, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एविडेंसेस प्रमाण मिला है उसमें ये क्लियरली दिख रहा है
कि वहाँ पे पशुपति और अंबिका की पूजा हो रही है सरस्वती नदी के किनारे। वही चीज़ भागवत पुराण में भी लिखा है। तो वैसे ही पुराणों में कई सारे रेफरेंसेस हैं जिसमें ये बताया जाता है कि तीर्थ, प्रयाग में अगर आप तीर्थ में जा रहे हो तो उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है, हजारों हजारों गुना आपको फल मिल जाता है। बाकी कई सारे यज्ञ पूजा जो भी आप कर रहे हो उससे हजारों लाखों गुना आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जाओ। तो ये जो कुंभ अभी होने वाला है, अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखोगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे, बहुत ही स्पेशल है ये। मतलब वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है। सर, पातालपुरी टेम्पल और जो अक्षय वट है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, अक्षय वट जो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इटर्नल बैनियन ट्री, मतलब जो शाश्वत अश्वत्थ पेड़ जो हमेशा हमेशा के लिए था, है और रहेगा। ठीक है, इस पेड़, ये पेड़ जो है इट इज़ अ विटनेस, ये विटनेस है कि जैसे दुनिया कैसे बन रही है, विश्व कैसे निर्माण हो रहा है और कैसे प्रलय के समय खत्म होगा, ये सारा साक्षी है ये पेड़ अक्षयवट। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये अक्षयवट पेड़ जो है इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ों के पीरियड में भी ये बंद था। इनफैक्ट मुगलों ने बंद करवाया था। अकबर के पीरियड में अक्षयवट के सराउंडिंग में फोर्ट, किला बना दिया गया था और कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाया रहा था, क्योंकि प्रयागराज में हम स्नान तो करेंगे बट उससे भी इम्पोर्टेंट था कि ये पेड़ का दर्शन करना, अक्षयवट और अक्षय पेड़। मतलब जो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, अक्षय जो है, अक्षय पेड़ मतलब जो बैनियन ट्री है, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन ये बुद्धिस्ट रिलीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कल्चरली स्टडी करेंगे, जो वट वृक्ष है यानी जो बैनियन ट्री हम बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बोथ फॉर द हिंदू रिलीजन एंड द बुद्धिस्ट रिलीजन। इनफैक्ट जैन रिलीजन में भी इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है। तो ये वट वृक्ष अक्षयवट पेड़ जो है, इसके किनारे इसको दर्शन करने के लिए लोग आते थे, पिलग्रिम्स आते थे। और गीता में भी इसका सिग्निफिकेंस दिया गया है। और भगवान बुद्ध भी ऐसे ही एक वट वृक्ष के नीचे ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, राइट। तो जैसे मैं कुछ पीरियड श्रीलंका में था, जहाँ पे भी वट वृक्ष है, लोग उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल माने जाते, रिस्पेक्ट देते हैं उसको, उसकी रिस्पेक्ट देते हैं। और ये भारत में भी है, हिंदू रिलीजन में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंस मान्यता है। तो वट वृक्ष वहाँ पे जो प्रयागराज में है, इट इज़ कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। और उसका पोजीशन भी बहुत, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, अगर आप स्टडी करेंगे तो वो उसके सराउंडिंग में पूरा टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं पातालपुरी टेम्पल। पातालपुरी टेम्पल। तो पातालपुरी टेम्पल जो है वहीं पे है अक्षयवट। और ये पूरा एरिया किला बना दिया गया था अकबर के पीरियड में, क्योंकि अकबर कुछ टाइम के लिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई जाए ना, दर्शन ना करे, ड्यू टू वट एवर रीज़न। तो ये एरिया पूरा कॉन्फिस्टिकेटेड था और बंद था। मुगल पीरियड में तो वो एक्सेसिबल था ही नहीं। उसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में भी ये ऐसे ही बंद था, एक्सेसिबल था नहीं। फिर अभी रिसेंटली मेजर जनरल बिपिन रावत वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और वो एफर्ट्स लेते हैं कि ये एरिया को फिर से खोल देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इसको खोलना बहुत ज़रूरी है, दर्शन के लिए खोलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसको वो प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। फिर योगी आदित्यनाथ जी उसको ओपन करवाते हैं और आज फिर से 400-500 साल के बाद वो अक्षयवट ट्री, वो पेड़ जो है, फिर से एक्सेसिबल है लोगों के लिए, ताकि वो वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, यही कारण था। ये जो आपने अक्षयवट वाली पूरी अभी ये इंसिडेंट शेयर किया, मुगल लोगों जोड़ा, अंग्रेज़ों के बारे में बताया और इतने सालों बाद अब ये खुला है, यही कारण है कि प्रयागराज को इतना मिस्टिकल मानते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, सारे तीर्थों का राजा मानते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जोड़ती हैं सारे कल्चर को, सारे सनातन को। इसके अलावा आपको और क्या एविडेंसेस मिलते हैं? इसके अलावा अगर आप आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टडी करेंगे, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री प्रयागराज का जाता है 4-5 हज़ार साल आराम से जाता है। अच्छा। जिसको हम आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बोलते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। ओके। चैल्कोलिथिक एज जो है, वहाँ से लेकर मतलब करीब 4000 या 4500 या कुछ एरियाज में 5000 साल भी, राइट। वहाँ इतना प्राचीन हमारे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है प्रयागराज का कि वो कितना प्राचीन साइट है, वहाँ पे लोग रहा करते थे। वहाँ से लेकर मुगल काल तक कंटिन्यूस लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं, इसका प्रमाण हमारे पास मिलता है। तो
ये क्लियरली दर्शाता है कि भारत में सिविलाइजेशन कितना प्राचीन है और प्रयागराज एज ए साइट कितना प्राचीन है। तो अगर अभी आपका एक नेचुरल सवाल आएगा कि वहाँ पे कितनी खुदाई हुई है, कितने साइट्स मिले हैं, तो अगेन जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, भारत का ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि 90% से ज़्यादा भारत अभी भी एक्सकवेट नहीं हुआ है और प्रयागराज का भी ऐसा ही हाल है। कई सारे एंशियंट साइट्स दिन बाय दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग वहाँ पे उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो प्राचीन साइट्स ख़त्म हो रहे हैं, राइट। तो ये मेरा इस पॉडकास्ट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को रिक्वेस्ट है कि भारत में एक स्ट्रिक्ट लॉ लाना ज़रूरी है कि कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन होगा एंशियंट साइट्स में, वहाँ पे परमिशन के बाद ही कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, घर कंस्ट्रक्शन हो, व्हाटएवर। तो कमिंग बैक टू प्रयागराज, ये पॉइंट है कि उसका कल्चर 4000-5000 साल रिकॉर्डेड हमारे पास डेटा है कि लोग वहाँ पे रहा करते थे। ऑल द वे टिल मुगल पीरियड हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड ब्रिटिश पीरियड का तो हमें मिलता ही है, राइट, और आज दिन तक लोग उसको मान्यता देते हैं। हमारे पास 4 साइट्स हैं कुंभ की, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज एंड उज्जैन। तो ये कैसे कैलकुलेट होता था, क्योंकि ये बहुत सदियों से चला आ रहा है प्रोग्राम, तो कैसे कैलकुलेट करते थे हमारे एंसेस्टर्स कि इस साल या इतने सालों पे इस जगह पे कुंभ होना है? क्या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी कहीं इसमें आती है? देखिए, एस्ट्रोनॉमी की बात हम करेंगे, भारत इतना एडवांस था एस्ट्रोनॉमी में, शायद ही कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन हमें मैच कर सकता है। अच्छा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स जो डेटिंग देते हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्काई, फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्काई मैप होता है, राइट। अगर आप कोई भी एंशिएंट इवेंट को या इवन करंट इवेंट को आप एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग देखना चाहते हैं कि कौन से नक्षत्र कहाँ पे हैं, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, उसका स्काई मैप होता है, ठीक है। तो उसको रख के वैसे महाभारत डेटिंग करने वाले कई सारे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, उसमें कुछ प्रोज भी है, कॉन्स भी है, वो अलग चीज़ है। तो डेटिंग के लिए एस्ट्रोनॉमी बहुत ही क्रिटिकल चीज़ मानी जाती है, ठीक है, जो भी सही से डेटिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारे एंशिएंट स्कॉलर्स को देखेंगे, राइट, फ्रॉम द पीरियड ऑफ आर्यभट्टा, सबसे एंशिएंट हमारे पास रिकॉर्डेड एस्ट्रोनॉमर कौन थे, वो थे आर्यभट्टा। ऑफकोर्स उनके पहले वराह मिहिरा भी थे, बट उनका मेन एरिया एस्ट्रोनॉमी नहीं था। तो ये एस्ट्रोनॉमर्स इतने एक्सपर्ट थे दैट उनके पास श्लोक का फॉर्मूलाज था, श्लोक में फॉर्मूलाज था, उन फॉर्मूलाज में आप एक पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का डेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे भगवान कृष्ण जो है शांति दूत की तरह निकल रहे हैं दुर्योधन से मिलने के लिए, और दुर्योधन को बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है किंगडम दे दो, राज्य दे दो पांडवों को। वो नहीं मानता है, फिर नेगोशिएशन होता है, लास्ट में 5 गांवों की बात होती है। तो अगर आप उस मिशन को स्टडी करेंगे तो कृष्ण जब निकल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन दिखाई जाती है, दिखा है महाभारत में, ग्रह नक्षत्रों की, ठीक है। वहां पे ये बताया जाता है कि रेवती नक्षत्र और चंद्रमा साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ये प्लानिटरी फॉर्मेशन स्काई, बेसिकली स्काई मैप है, स्काई मैप बताया जा रहा है। तो उसको रख के डेटिंग किया जाता है, डेटिंग के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे ही कई सारे प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र पोजीशंस, ये सारों को रख के ये किस किस डेट में ये चीज़ हुआ है उसको रख के ये पर्टिकुलर डेट है, ऐसे डेट्स को डिराइव किया जाता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी को कंबाइन किया जाता है। वैसे ही हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते थे, ये प्लानिटरी पोजीशंस और नक्षत्र पोजीशंस को रख के दे यूज्ड टू गेट द डेट कि हाँ इस डेट में ग्रहण होगा, इस डेट में तीर्थ यात्रा होगा। इसलिए आप देखिए एक जगह का तीर्थ यात्रा का या कुंभ का डेट दूसरे एरिया का कुंभ का डेट मैच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का स्काई मैप अलग है और यहाँ का स्काई मैप अलग है। मतलब यहाँ पे वो जो नक्षत्र और प्लैनेट्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ का पर्सपेक्टिव अलग है, वहाँ का अलग है। तो अभी कौन से नक्षत्र में होने वाला है ये महाकुंभ? सो देखिए, जब जुपिटर यानी गुरु मेष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ मेला अमावस्या के दिन आयोजित होता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन है फॉर प्रयागराज। तो वैसे ही अलग अलग जो 3 साइट्स हैं जो आपने बताई थी, वहाँ पे भी अलग अलग प्लानिटरी पोजीशंस में कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत ही प्राचीन ट्रेडिशन है भारत में कि वी आर एबल टू कोई भी एंशिएंट इवेंट है, ठीक है, या फ्यूचर में कुछ होने वाला है एस्ट्रोनॉमिकल, वो चीज़ वो डेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस डेट में होने वाला है।
हमारे पास इतने एडवांस एस्ट्रोनॉमी था कि वी यूज टू टेल कि किस डेट में कौन सा इवेंट होने वाला है। तो अभी आप देखिए जो महाकुंभ होने वाला है, ठीक है, ये भी तो हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पे ही हमने उसको मैप किया है। जैसे दीपावली, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, दीपावली का डेट हर साल सेम नहीं होता है, नहीं होता है, हिंदी अलग अलग होता है, अमावस्या, हाँ अलग अलग होता है, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमारा डेटिंग होता है। हमारा ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। जैसे हमारा उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, सन मूवमेंट के हिसाब से, मून के मूवमेंट के हिसाब से, प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से डेटिंग किया जाता है। तो हमारा डेटिंग जो है बहुत ही साइंटिफिक माना जाता है और साइंटिफिक है भी। तो उसी के हिसाब से कुंभ मेला का जो डेटिंग है वो उसी बेसिस पे किया जाता है। इन पर्टिकुलर नक्षत्र और पर्टिकुलर ग्रहों के फॉर्मेशन के हिसाब से कुंभ मेला का डेटिंग दिया जाता है। सर, जब महाकुंभ की बात आती है तो अखाड़ों की बात आती है। बहुत सारे अखाड़े हैं जो शामिल होते हैं और बहुत सिग्निफिकेंस होता है उनके शामिल होने का। बहुत सारे नागा साधु भी हैं जो कि देश के कोने कोने से आते हैं सिर्फ कुंभ को अटेंड करने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं? फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, ये बहुत, इसका ट्रेडिशन बहुत प्राचीन है। शंकराचार्य के पीरियड से अगर हम देखेंगे तो तब से इस्टेब्लिश होता है कि उन्होंने अखाड़ों का सिस्टम क्रिएट किया था। तो आदि शंकराचार्य ने 3 अखाड़ों का इस्टेब्लिशमेंट किया था, निरंजन, निर्वाणी और जोड़ा अखाड़े। तो 3 अखाड़ों को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अभी ये अखाड़ों का पर्सपेक्टिव ये है कि उस टाइम पे बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत स्ट्रांग था भारत में। बुद्धिज्म का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस था। तो शंकराचार्य वॉज एक तरीके से आप बोल सकते हैं यूनिफायर ऑफ भारत थे। पूरे भारत में सनातन धर्म को री एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर से लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है सर कि उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो बौद्ध संप्रदाय है उनका कहना ये था अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब हम देख रहे थे तो शंकराचार्य का ये मानना था कि भाई आप ठीक है, आप शास्त्रार्थ तो करो लेकिन आपके पास अस्त्र चलाने की वो भी हो। शायद अखाड़ों को इसलिए भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ऐसा भी है कहीं? पॉसिबल है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अखाड़ों का, जैसे मैं कैसे देखता हूँ, अखाड़ों का इम्पोर्टेंस था एक रिलीजियस यूनिफिकेशन। ठीक है, बिकॉज बुद्धिज्म इतना स्ट्रांग था भारत में दैट इट वाज, ऑफ कोर्स सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ था, बुद्धिस्ट वाज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, बट सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ था। तो सनातन धर्म को फिर से रीएस्टैब्लिश करने में ऐसे अखाड़ों का बहुत क्रिटिकल रोल था प्रयागराज। पुनरुत्थान बोलते हैं जो शंकराचार्य ने किया था, राइट। तो अगर आप शंकराचार्य के हिस्ट्री को स्टडी करके देखेंगे तो ही हैड मेजर रोल टू प्ले टू री एस्टैब्लिश सनातन धर्म। और सनातन धर्म को री एस्टैब्लिश करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मंदिर या तीर्थ यात्रा, राइट, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो तीर्थ यात्रा को फिर से लाना है तो अखाड़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इवन युआन चुआंग के रेफरेंस से भी ये प्राचीन रेफरेंस है, ठीक है, शंकराचार्य का। शंकराचार्य क्या करते हैं? अखाड़ों के कल्चर को वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं ताकि वो एक काउंटर रिसर्जेंस टाइप का हो जाए फॉर बुद्धिज्म एंड टू ब्रिंग हिंदूज बैक टू देयर एंशिएंट कल्चर विच इज़ कमिंग टू पिलग्रिमेज साइट। वहाँ पे अपने पापों को धोने का जो कल्चर था उसको फिर से लाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अखाड़ों। सर, मैंने ऐसा भी सुना है कि इस बार का जो महाकुंभ है वहाँ पर प्रयागराज में प्लैनेटरी पोजीशन कुछ बदल रही हैं, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें दिख रही हैं, कुछ बहुत मिस्टिकल चीज़ें दिख रही हैं, जो कि कुछ प्लैनेट्स हैं जो साथ आने वाले हैं और उनको हम देख भी सकते हैं। क्या कुछ है ये? देखिए, फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू सन, मून और जुपिटर, ये 3 प्लैनेट्स का अलाइनमेंट हो रहा है। मतलब हम इनको एक ही टाइम पे अलाइनमेंट के पोजीशन में देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पे कोई व्यक्ति तीर्थस्थली में जाके अगर पुण्य स्नान करता, पुण्य स्थलों पे जाके तीर्थ यात्रा कर रहा है, वहाँ पे स्नान कर रहा है, तो उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये तो लोगों को मौका मिल ही रहा है, ये प्लैनेट्स भी साथ आ रहे हैं और प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। यस, सो फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत स्पेशल अलाइनमेंट है 3 प्लैनेट्स का। तो ये इसका इतिहास अगर आप देखेंगे, पहले एक चीज़ मैं आपको पहले बताना था तो मैं भी उसको बता देता हूँ कि युआन चुआंग से पहले भी इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है, वो है बुद्ध की राइटिंग में। अच्छा, ठीक है, भगवान बुद्ध अपने राइटिंग्स में, अपने उनके जो टीचिंग्स है, वो एक किताब है जिसका नाम है मध्यमा निकाय। ठीक है, पाली में मध्यमा, संस्कृत में मध्यमा बोलते हैं। तो मध्यमा निकाय किताब में वो बोलते हैं, एडवाइस देते हैं एक तरीके से कि भाई सिर्फ तीर्थ यात्रा जाने से नहीं होगा, तीर्थ यात्रा यानी प्रयाग में जाके स्नान करने से नहीं होगा,
पाप खत्म नहीं होंगे, तुम्हें प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है, मन से शुद्धि ज़रूरी है। वो इनडायरेक्टली बताते हैं, डायरेक्टली मन की शुद्धि बात नहीं कर रहे हैं, पर वो बता रहे हैं कि प्रयागराज में जाके तुम स्नान करोगे तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। तो इनडायरेक्टली वो एक तरीके से एडवाइस या एक तरीके से समझा रहे हैं लोगों को। तो मतलब वहाँ भी महाकुंभ का जिक्र वहाँ पे है। महाकुंभ था। ओके, दैट इज द पॉइंट। मतलब इवान के पहले भी हमें ये राइटिंग्स में मिलता है बुद्ध के काल में। एग्जैक्टली। युआन च्वांग जो है 1400 साल पहले, पर बुद्ध का पीरियड कितना प्राचीन है, बहुत प्राचीन। ठीक है, तो वहाँ भी इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका ट्रेडिशन, इसका हिस्ट्री कितना प्राचीन है। तो ये प्री बुद्धिस्ट है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध काल के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस का या कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हर्षवर्धन राजा ने शुरू किया था महाकुंभ। हाँ, अच्छा। हर्षवर्धन राजा ने पुराणों का जो स्टोरी है कुंभ का, वो देखकर फिर इसको क्रिएट किया था उस पॉइंट पे। इसके पहले तो ये था ही नहीं। आपका क्या मानना है? तो वही मैंने बता रहा हूँ, मध्यम निकाय का रेफरेंस दे रहा हूँ। वो तो हर्षवर्धन के बहुत पहले है। एग्जैक्टली, राइट। उसके अलावा भी महाभारत में भी इसके हिस्टोरिकल रेफरेंस हम देख सकते हैं कि प्रयागराज कितना इंपॉर्टेंट था। तो पॉइंट ये है कि ये कोई नया चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिसेंटली कुछ क्रिएट हुआ है, ये प्री बुद्धिस्ट इतिहास है। आर्कियोलॉजिकली भी ये प्रूवन है कि ये साइट बहुत प्राचीन है। अच्छा सर, इसमें एक और बात आती है कि हम यहाँ तो हमारे आप भारत के हिस्टोरियन हैं, जो विदेश के हिस्टोरियंस हैं वो क्या मानते हैं, और जो पहले के थे वो भी और जो अभी के हैं वो भी क्या मानते हैं महाकुंभ के बारे में, क्या सोचते हैं? देखिए, हिस्टोरियंस अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, युआन च्वांग के राइटिंग्स में तो हम देखते ही हैं और कितना इम्पोर्टेंट था। तो हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ऐसा एक संगम जहाँ पे पूरे रिलीजन का इतने बड़े क्राउड, आप एस्टिमेट करके देखिए, 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं इस बार। 40 करोड़ लोग, मतलब भारत के 4 में से 1 या 3 में से 1 बंदा वहाँ पे रहेगा। इतना बड़ा रिलीजियस गैदरिंग चाहे बुद्धिज्म में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सिखिज्म, कहीं पे भी नहीं है। सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है। तो हाँ, लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। युआन च्वांग के पीरियड से लेके फॉरेन यात्री, जो युआन च्वांग एक फॉरेन ट्रैवलर थे, फॉरेन ट्रैवलर्स से लेके फॉरेन स्कॉलर्स, आज के और पहले के, सबको इसके इम्पोर्टेंस को जानते हैं, समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है, इसके इक्वल में कोई है नहीं। तो महाभारत अगर आप देखेंगे, तीर्थ यात्रा पर्व आता है, तो वहाँ पे भी इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस हम देख सकते हैं। तो महाभारत में ये कहा गया है कि माघ के दौरान अगर कोई व्यक्ति प्रयागराज जाके वहाँ पे तीर्थ यात्रा करता है तो उसके पापों से उसको मुक्ति मिलती है और वो स्वर्ग जा सकता है। तो आप ये कनेक्ट करके देख सकते हैं, मतलब माघ के महीने में ही होता है। हाँ, तो पॉइंट इस, पहले हमने देखा कि मुगल काल में बीरबल का इंस्क्रिप्शन है, फिर हमने देखा युआन च्वांग का रेफरेंस है, उसके पहले बुद्धिस्ट पीरियड का मध्यम निकाय का रेफरेंस है, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि महाभारत में भी इसका वर्णन है। तो ये ट्रेडिशन बहुत ही प्राचीन है, जहाँ पे लोग प्रयाग जाते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, अपने गिल्ट का जो मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो आध्यात्मिक जर्नी है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयाग एक इम्पॉर्टेंट साइट था। बहुत प्राचीन ट्रेडिशन है, चला आ रहा है भारत में। जैन लिटरेचर में भी कुंभ को लेकर कुछ बातें कही गई हैं। अगर आप जैन रिलीजन में देखेंगे, जैन रिलीजन के लिए भी ये साइट बहुत इम्पोर्टेंट था। प्रयागराज में ऋषभनाथ, महावीर, ऐसे इनके जो तीर्थंकर थे यहाँ पे आते थे। इनफैक्ट ऋषभनाथ का केवल ज्ञान, जो कैवल्य, उनका जो एनलाइटनमेंट जिससे बोला जाता है उनके रिलीजन में, वो यहीं पे हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, राइट। तो जैन्स के लिए भी ये साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड हिंदुओं के लिए तो है ही है, राइट। क्या अक्षय वट से इस कैवल्य ज्ञान का कोई संबंध था? यस, एक अक्षय वट है। 2 पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव है कि जो अक्षय वट हिंदुओं को का जो अक्षय वट है वही जैनों का था, ऐसे माना जाता है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये नहीं, दूसरा अक्षय वट है। बट एनीवे, तो पॉइंट ये है कि अक्षयवट के पास ही ऋषभनाथ का केवल ज्ञान, मतलब जो एनलाइटनमेंट है वो हुआ है, ऐसे माना जाता है जैन रिलीजन में। तो इसलिए जैन रिलीजन के लिए भी ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू, बुद्धिस्ट, ये मल्टीपल रिलीजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है प्रयागराज। ओके। बहुत सारे नागा साधु भी आने वाले हैं इस साल, हर साल आते हैं, हर बार आते हैं जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है। तो नागा साधुओं का क्या सिग्निफिकेंस देखते हैं आप इंडियन कल्चर में, इंडियन हिस्ट्री में?
नागा साधुस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि एक टाइम पे क्या हुआ था, पीपल वर मोर इनटू अहिंसा, कि अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लड़ाई नहीं करेंगे. एक्चुअली अहिंसा इज़ नॉट प्रैक्टिकल. कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है. मान के चलिए अब अगर पाकिस्तान खड़ा है, आपके बॉर्डर में खड़ा है, आपको अटैक करना चाहता है, वॉर शुरू हो गया चीन के साथ, और आप बोल रहे हो अहिंसा, हमें अहिंसा करना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, पॉसिबल नहीं, थोड़ी ना खड़े होंगे, पॉसिबल नहीं है, लड़ाई होगी, वॉर्स होगा. तो इसीलिए वायलेंस इज नॉट प्रमोटेड, बट इट इज़ अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस. डेफिनेटली, राइट. तो वैसे ही नागा साधुस का रोल बहुत ही क्रिटिकल था. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे उनका हिस्ट्री, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इवन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. जब ये धार्मिक स्थलों पे हमला होता है तो ऐसे साधुज ही लड़ाई करने उतरते हैं. राइट. इवन मथुरा में भी एक बार ऐसे ही साधुओं ने लड़ाई की थी और मथुरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी. तो धार्मिक स्थलों के लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ पिलग्रिमेज या मंदिर बनाना. राइट. उससे काम नहीं चलेगा, वहाँ पे क्षत्रिय भी ज़रूरी है. ऐसे नागा साधुओं की भी ज़रूरी है जो उन धार्मिक स्थलों को प्रोटेक्ट करें. अगर कोई इन्वेजन हो गया, कोई अटैक हो गया, कोई आर्मी आ गया बाहर से जो वहाँ पे अटैक करे, तो प्राचीन में हुआ भी है, प्राचीन टाइम्स में, मुगल काल में ये चीज़ हुआ भी है. तो नागा साधुस का रोल बहुत ही क्रिटिकल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट साइट. वो रिलीजियस साइट को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे धर्म को एस्टैब्लिश रखना, ये रोल उनका बहुत क्रिटिकल है और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. आज भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं. तो हम इनको एक स्पिरिचुअल वॉरियर का नाम दे सकते हैं कि, आई थिंक अंग्रेजी में एग्जैक्ट सही टर्म होगा स्पिरिचुअल वॉरियर. लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कल्चर और हिस्ट्री से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, कि अगर जो हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो प्रयागराज जाना चाहें, महाकुंभ में शामिल होना चाहें, तो क्या एक रीज़न हो सकता है कि उनको ज़रूर इस साल के महाकुंभ में जाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो उन्हें विजिट ज़रूर करने चाहिए प्रयागराज में? राइट. रीज़न अगर मैं बताना चाहूँगा, देखिए हमारे एंशियंट जो स्कॉलर्स हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, उनको ये पता था कि जीवन टेम्पररी है, एक ना एक दिन सबको जाना है. राइट. शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा का नष्ट नहीं होता है. तो आत्मा का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना, मतलब आध्यात्मिक प्रगति होना बहुत ज़रूरी है. और प्रगति तब होगा जब हम धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे. और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था तीर्थ यात्रा के लिए निकलना. ये क्यों ज़रूरी है? लोगों को ये एहसास दिलाना या उनको समझना है ये चीज़ कि सारे चीज़ टेम्पररी है. तुम्हारे फैमिली, तुमने जो कमाए, तुमने बैंक बैलेंस बनाए, बिजनेस क्रिएट किया, सब एक ना एक दिन छोड़ना है और अल्टीमेटली सब खत्म होना है. इसलिए आप देखिए काशी में भी ये ट्रेडिशन है, लोग का जो जहाँ पे बॉडीज़ बर्न होते हैं, लोग वहाँ पे जाके मरना चाहते हैं. क्यों मरना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको मोक्ष मिलेगा. ये हमारा कल्चर है, हम इसको छोड़ नहीं सकते. ये हमारा कल्चर है कि जो हमने किया सो किया जीवन में. जो हमारा अंतिम काल है, राइट, स्पेशली 50-60 के बाद आध्यात्मिक प्रगति की तरफ, अपने को समझना, जीवन के लक्ष्य को समझना, क्या मैं शरीर हूँ या शरीर के अपार और कुछ हूँ, और मेरा जो मूल क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मृत्यु के बाद मेरा क्या होने वाला है. इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमारे चाहे वेद हो एंड पुराण, एंशिएंट, कई सारे हमारे फिलोसोफर्स, बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन, हर किसी ने कोशिश किया है इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने के लिए. तो प्रयागराज एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ पे इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम निकल सकते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, और जब मेरा मृत्यु होगा, व्हेन आई एम गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे कैसे बढ़ूँ. उस पर्सपेक्टिव के लिए हम जा रहे हैं ताकि आध्यात्मिक हमारा जो जर्नी है उस पर और आगे बढ़े और मोक्ष की तरफ और पास आए, निकट आए. ये इस पर्सपेक्टिव से हमें प्रयागराज जाना चाहिए. अगर हम साइंटिफिकली भी देखेंगे, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेजोनेंस, शायद आपने सुना होगा. जब दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वहाँ पे मैजिक क्रिएट होता है. राइट. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्लास है, राइट, पीने का ग्लास है. उस पर आपने देखा होगा लेडीज जो है जिनका स्वर बहुत जोर से वो गाते हैं, तो क्या होता है, ग्लास टूट जाता है. क्यों टूटता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है. ओपेरा में जनरली हम देखते हैं. तो गले का फ्रीक्वेंसी और ग्लास का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया. राइट. तो फ्रीक्वेंसी का साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना. अभी इन साइट्स का स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, और जनरली इसका वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों साल से लोग यहाँ पे
तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट, तपस्या कर रहे हैं, वहाँ पे यज्ञ हो रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, पूजा पद्धति कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, तो वाइब्रेशन इन जगहों का बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखिए, आप जिस बिल्डिंग पे रह रहे हैं उससे 2 कदम आगे एक बिल्डिंग होगा जहाँ पे मंदिर होगा। बिल्डिंग को उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, आप उसके अंदर जाइए, तुरंत से आप देखिए वाइब्रेशन अलग रहता है वहाँ पे, राइट, नहीं उस जगह का अलग रहता है, आपका वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है उस जगह पे जाते ही, राइट, क्योंकि उस जगह का वाइब्रेशन, खुद का वाइब्रेशन अलग होता है। तो इसीलिए साइट का वाइब्रेशन भी मैटर करता है। हर एक एरिया का एक माहौल होता है, पीपल हैव क्रिएटेड दैट वाइब्रेशन इन दैट प्लेस। इसलिए जब हम उस साइट पे एंटर करते हैं, वी गेट इम्पैक्टेड बाय दैट साइट। और कई सारे लोग उस वाइब्रेशन को सेंस नहीं कर पाते, बट कुछ लोग सेंस कर भी पाते हैं। जाते ही मैं तो गया था काशी, अलग वाइब्रेशन था यार इस जगह का, तो मतलब वो चीज़ देख पाते हैं कि इस जगह का वाइब्रेशन अलग है। और ये एक सटल साइंस है, मतलब सूक्ष्म विद्या है, तो मतलब इट्स नॉट समथिंग विच हर कोई इसको समझ पाए या एक्सपीरियंस कर पाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट जिनको उस लेवल का एनलाइटनमेंट या आई वुड से जिस लेवल का ग्रोथ ऑफ माइंडसेट है, राइट, उनका कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, दैट्स राइट वर्ड, उनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप हो चुका है, वो इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कि इस जगह का वाइब्रेशन अच्छा है। तो हमें जाना है प्रयागराज इस इंटेंशन से कि मैं अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरा जनरल फ्रीक्वेंसी है गिल्ट, मेरा फ्रीक्वेंसी है अरे यार मैं तो बुरा हूँ, जीवन खराब है, दुख ही दुख है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे प्रति गलत हुआ है, राइट, या भय में रह रहे हैं। तो ये सारे लो फ्रीक्वेंसी है। इन लो फ्रीक्वेंसीज में हम भगवान को समझ नहीं सकते, मोक्ष वगैरह पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसीज अपग्रेड करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे तीर्थ यात्रा के लिए जाना और ऐसे तीर्थ स्थलीज में जाना जहाँ पे आप उस वाइब्रेशन को अपने अंदर लें और अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हाई करें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कुछ जगह साइट्स भी बताना चाहते हैं आप जो कि फेमस हों और वहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए? तो प्रयागराज में अगर तीर्थ यात्रा के लिए कोई जा रहे हैं, उसमें कई सारे साइट्स हैं जो हम देख सकते हैं। उसमें कुछ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक है पातालपुरी टेम्पल और अक्षयवट पेड़ और त्रिवेणी संगम में स्नान, और उसके बाद हनुमान मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी हैं हाँ शायद जी, और बड़े हनुमान मंदिर भी हैं, वहाँ पे हम जा सकते हैं। फिर आलोपी देवी मंदिर है, वो भी एक बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। उसके बाद संगम मंदिर है। तो ऐसे 5-6 साइट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हर कोई सनातनी को वहाँ पे जाना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आपको पॉसिबिलिटी है तो और भी हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं जो हम देख सकते हैं, बट जनरली आई थिंक ये 5 साइट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें देखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में, और आज आपने हिस्ट्री कल्चर को जोड़कर जो महाकुंभ और प्रयागराज की वैल्यू बताई है, कल्चरल सिग्निफिकेंस बताया है, काफ़ी शानदार रहा है एपिसोड। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी, देखिए 12 साल में पहली बार ये मौका आया है और न जाने कितने समय बाद ग्रहों का भी ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जनवरी में दिखाई देगा महाकुंभ में। ज़रूर जाइएगा, शामिल होइए प्रयागराज के इस महा उत्सव पे, सनातन के इस महा उत्सव में जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। और हाँ, जब आप लौट के आएंगे ना महाकुंभ से, इस पॉडकास्ट पे आइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा अनुभव रहा आपका। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।